गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सिद्धांत चल रहा है। इसके अंतर्गत हम हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या कर रहे हैं और उस सिद्धांत के बारे में वर्णन भी हमने किया है। इस सिद्धांत की मान्यताएं और जो है व्याख्या थोड़ी बहुत हम कर चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत में जो भी साधन है, जिस देश में उस साधन का या उस साधन की बहुतायत मात्रा का ज़्यादा प्रयोग करना है और जो दुर्लभ साधन है उसका कम प्रयोग किया जाता है और उस वस्तु को उत्पादित करके उसका निर्यात करके हम उस वस्तु का आयात करते हैं जो हमारे यहाँ पर महंगी बनती है या महंगी पाई जाती है। इस प्रकार दोनों देशों के द्वारा जो है साधन प्रचुरता की दृष्टि से और साधनों की कीमतों में अंतर आता है और दोनों देश जो है आयात और निर्यात करके लाभ प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या के अंतर्गत हमने दो देश लिए थे जो कि ए और बी हैं और दोनों ही देशों में दो साधन हैं जो कि श्रम और पूंजी है। इसके साथ साथ हमने ए देश जो है उसको पूंजी प्रधान तथा जो बी देश है उसको हमने श्रम प्रधान माना है कि ए देश में पूंजी बहुतायत मात्रा में है और श्रम दुर्लभ मात्रा में पाया जाता है और जो बी देश है वहाँ पर श्रम की अधिकता है और पूंजी जो कि है वो दुर्लभ साधन है। इस प्रकार हम इसको आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ए देश जो कि पूंजी प्रचुर मात्रा में विद्यमान है तथा बी देश जिसमें श्रम की प्रचुरता है, अतः ए देश में पूंजी सस्ती होने के कारण पूंजी गहन उत्पादन विधि प्रयुक्त होगी, जबकि बी देश में श्रम बहुतायत मात्रा में होने के कारण श्रम गहन विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा। इसे हम चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र बनाइए आप, इसका थोड़ा सा बड़ा बनाना। ये आपका एक्स अक्ष है, ये 0 है और ये है आपका वाई अक्ष। यहाँ पर एक्स अक्ष पर श्रम की मात्रा, जो 0 एक्स अक्ष है उस पर श्रम की मात्रा दर्शाई जाएगी जिसको हम L से डिनोट करेंगे और जो 0 वाई अक्ष है यहाँ पर हम पूंजी की मात्रा दर्शाएंगे जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करेंगे या दर्शाएंगे। इसको आप बनाइए। चित्र में ए देश में श्रम की 1 इकाई का मूल्य पूंजी की 4 इकाइयों के समान है। यहाँ पर हम ए देश ले रहे हैं और यहाँ पर हम बी देश लेंगे। तो ए देश में श्रम की 1 इकाई का मूल्य पूंजी की 4 इकाई के बराबर है, यानी समान है। क्योंकि ए देश में पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अगर हम इसका अनुपात लिखते हैं तो आप लिख सकते हो पी एल, यहाँ लिख लो पी एल अनुपात पी के, पी एल अनुपात पी के। अब यहाँ पर पी एल क्या है, पी एल श्रम की कीमत है और पी के क्या है, पी के है पूंजी की कीमत। पी एल अनुपात पी के बराबर है आपके 1:4 के, या आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर नीचे 1L अनुपात 4 के ए देश में, क्योंकि ए देश जो है पूंजी प्रधान देश बताया गया है। यहाँ बराबर भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है।
इसी प्रकार बी देश की बात करते हैं तो बी देश में पूंजी की 1 इकाई का मूल्य श्रम की 4 इकाइयों के समान है, क्योंकि जो बी देश है वो श्रम प्रधान देश है, श्रम गहन ज़्यादा या श्रम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ श्रम बहुतायत में है। इस प्रकार जो बी देश में होगा आपका PL/P के बराबर 4:1, मतलब 4 तो L है और 1 है आपका K। ठीक है, ये आपको मैंने समझा ही दिया। ए देश पूंजी प्रधान है, बी देश जो है श्रम प्रधान है। अब यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार ए देश को पूंजी गहन साधनों का और बी देश को जो है श्रम गहन साधनों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन करने हेतु ए तथा बी देश के संतुलन बिंदु क्रमशः P तथा E होंगे। अब हम बनाते हैं ए देश और जो बी देश है उसके वक्र बनाते हैं। ये आपका ए देश है जो कि पूंजी गहन है, वो चित्र से आपको पता पड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पर इस पूंजी की मात्रा का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, श्रम की मात्रा का यूज़ कम किया जाता है। और जो बी देश है उसका बनाते हैं हम यहाँ से, ये अब यहाँ पर जो है वक्र बनाए जाएंगे जिसके संतुलन बिंदु होंगे P और E। ये वक्र है, ये इसका संतुलन बिंदु है P। दूसरे बी देश का जो है यहाँ पर बनाएंगे और ये देखो ये इसका संतुलन बिंदु क्या आएगा, इसका संतुलन बिंदु E बिंदु आएगा। इस प्रकार ए देश और जो बी देश है इन दोनों देशों के द्वारा 5-5 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, 5 इकाइयाँ। और बी जो देश है इसकी भी द्वारा 5 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। और आपका संतुलन बिंदु जो आएगा ए और बी दोनों ही देशों में P और E बिंदुओं पर आता है। ये न्यूनतम लागत संयोग की स्थिति है। यहाँ पर जो है दोनों ही देशों की लागतें कैसी है, शून्य है। कैसी है, शून्य है। इस प्रकार आगे चलते हैं। साम्य बिंदुओं P तथा E पर उत्पादन करने पर A तथा B देश को 5 इकाइयों का उत्पादन करने हेतु 10 की कुल लागत वहन करनी पड़ती है। यहाँ पर दोनों ही देशों को A और B दोनों ही देशों को जो है 5 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए उनकी लागत कितनी आ रही है, 10 के बराबर आ रही है। इसके बाद देखिए जो कि न्यूनतम लागत पर है। जब ए देश में पूंजी गहन तकनीक का तथा बी देश में जो है श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है तब उनकी लागत आती है 10 इकाई, 10 के बराबर, 10 रुपये समझ लो। अब यदि ए देश जो है जो कि पूंजी प्रधान है श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करने लगता है तो उसका साम्य बिंदु P से क्या हो जाएगा, P1 हो जाता है। P से P1। यहाँ पर तो आप यहाँ पर तो आप कर लो A, क्योंकि ये A देश है इसलिए, और A बना के और यहाँ पर कर लो आप B देश। ठीक है। अब A देश जो है पूंजी गहन तकनीक के प्रयोग की जगह श्रम गहन तकनीक का प्रयोग कर रहा है और श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करेगा तो यहाँ पर उसकी लागत क्या आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से हम बनाते हैं इस चित्र को, डॉट डॉट रेखा से बनाना। और नया संतुलन बिंदु कहाँ पर आ जाएगा, P1 पर आ जाएगा। नया संतुलन बिंदु कहाँ पर आएगा, P1 पर आता है। इसी प्रकार हम जो है
बी देश के लिए भी जो है बी देश श्रम का प्रयोग कम और पूंजी का प्रयोग ज़्यादा करता है, तो वही 5 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर जो है बी देश की हम बनाते हैं। यहाँ से आएगा डॉट 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 करके यहाँ पर, और ये स्पर्श कर रहा है कहाँ पर, E1 बिंदु पर कर रहा है, और ये कर रहा है आपका P1 पर। पहले तो 5 इकाई दोनों देशों के द्वारा वस्तु उत्पादित की जा रही थी, जो कि न्यूनतम लागत की स्थिति को शो कर रही थी, और वहाँ पर जो लागत है वो कितनी लग रही थी, 10 रुपये के बराबर। जब दोनों ही देश दोनों ही साधनों की, जिन साधनों की मात्रा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है उसका प्रयोग कर रहे थे तब। अब ए देश के द्वारा पूंजी की जगह श्रम का प्रयोग किया जा रहा है, और बी देश के द्वारा जो है श्रम की जगह पूंजी का प्रयोग किया जा रहा है, तो इनका जो है संयोग P से P1 हो जाता है ए देश का, और जो बी देश है उसका संयोग E से E1 हो जाता है। इस प्रकार जो न्यूनतम लागत संयोग बिंदु था वो आपका हटकर ज़्यादा लागत लगने लग जाएगी, और अब 5 इकाइयों की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दोनों ही देशों में जो लागत होगी वो होगी आपकी 20 रुपये। पहले 5 इकाई का उत्पादन किया जा रहा था और दोनों ही देश उस साधन का यूज़ कर रहे थे जहाँ पर उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तब दोनों ही देशों के द्वारा 5 इकाइयाँ वस्तु बनाकर 10 रुपये की लागत लग रही थी। अब जो है दोनों ही देशों ने जो है उस साधन का यूज़ ज़्यादा मात्रा में किया है जो कि उनके यहाँ पर कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार इनके संतुलन बिंदु भी P से P1 और E से E1 आ जाते हैं, और यहाँ पर लागतें बढ़कर जो है 20-20 हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने देश को जो साधन प्रचुर मात्रा में दिया है, जो साधन बहुतायत मात्रा में दिया है, उस साधन का यूज़ उसे ज़्यादा करना चाहिए और न्यूनतम लागत पर वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत जो साधन कम मात्रा में है या जो साधन दुर्लभ मात्रा में है वह साधन वहाँ महंगा होता है, इसलिए वह साधन अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी उस देश को लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके साधन या जिसके उत्पादन में प्रचुर मात्रा में वो साधन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। इसके विपरीत उस देश को उन वस्तुओं का आयात करना चाहिए जो साधन उसके यहाँ पर कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार दुर्लभ एवं महंगे साधनों का जो है आयात और निर्यात करके हम वस्तु का उत्पादन करके श्रम गहन देश को श्रम गहन टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, और पूंजी गहन देश को पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग करके जो ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और एक से दूसरे देश में जो है व्यापार करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आपका हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत हमने जो है चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण किया है। इस चित्र को आप बना लीजिए। इसके बाद हम इसकी आलोचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत में कुछ चीज़ें सही होती है तो उसमें कुछ कमियां भी पाई जाती है। उन कमियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चित्र को बना लो, यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आलोचनाओं के बारे में करते हैं। ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में या तो रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पूछा जाता है या हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत पूछा जाता है। कभी कभी जो है आपका अवसर लागत सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये दो सिद्धांत जो हैं आपके रिकॉर्डों वाला और हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
तो आप इन दोनों के सिद्धांतों को तैयार करिए और इसके बाद फिर अपन टेस्ट भी लेंगे इन सिद्धांतों का। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेक्स्टर-ओल्नी सिद्धांत की आलोचनाएं। हेक्स्टर-ओहलीन सिद्धांत की आलोचनाएं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्स्टर-ओल्नी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं इससे संबंधित समस्याओं को या समस्याओं की अधिक लचीली एवं वास्तविक व्याख्या करने में सहायक है, परंतु फिर भी ये सिद्धांत जो है बहुत सारी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होने के कारण इसकी अनेक आधार पर जो है आलोचनाएं की जाती है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट आलोचना जो है वो ये है इसकी कि ये सिद्धांत जो है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। तो आप फर्स्ट लिखिए, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। यह सिद्धांत अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। हेडिंग डाल लीजिए इसकी। इस सिद्धांत में बहुत सारे ऐसी अवास्तविक मान्यताएं हैं जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत में ये मान लिया गया है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है, परंतु वर्तमान युग में ये मान्यता पूर्णतया असंगत है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अलावा और भी बहुत सारी स्थितियां बाजार में विद्यमान होती है, जबकि इस सिद्धांत में सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता को माना गया है। इसलिए ये मान्यता जो है गलत व्यवहार में पाई नहीं जाती है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी बात करते हैं, सिद्धांत की ये मान्यता भी ठीक नहीं है कि दोनों देशों में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन की तकनीक कैसी रहती है, समान रहती है, तथा केवल साधन प्रचुरता एवं उसके कारण साधन मूल्यों के सापेक्षिक अंतर के कारण ही विशिष्टीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय होता है। कि दोनों देशों में साधनों की अलग अलग साधनों की प्रचुरता होती है, इसलिए व्यापार होता है, और व्यापार होता है तो प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जहाँ पर उस साधन की प्रचुर मात्रा विद्यमान रहती है। तो जरूरी नहीं है कि ये भी जो है साधन प्रचुर मात्रा में होंगे तभी वो वस्तु का उत्पादन करेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि साधन कम मात्रा में होते हैं फिर भी वो वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों ही देशों में जब दोनों ही वस्तुएं समान होती है, जो कि मैंने आपको बताया था कौन सा, K/L x इन ए देश, K/L x इन बी देश, ए देश भी x वस्तु का उत्पादन कर रहा है और बी देश भी x वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो वहाँ पर पूंजी और श्रम का अनुपात कैसा है, समान माना है। ये मान्यता इनकी जो है सही नहीं होती है, क्योंकि ए देश जो है वो पूंजी का प्रयोग ज़्यादा करेगा, श्रम का प्रयोग कम करेगा और x वस्तु का उत्पादन करेगा, और बी देश जो है वो श्रम का प्रयोग ज़्यादा करेगा और पूंजी का प्रयोग कम करेगा और x वस्तु का उत्पादन करेगा। यानी दोनों देशों में वस्तुओं की वस्तु कैसी है, समान है। फिर वहाँ पर तकनीक समान कैसे रह सकती है, प्रचुर मात्रा पे होने के कारण जो है पूंजी गहन देश पूंजी का प्रयोग ज़्यादा करेगा और श्रम गहन देश जो है श्रम का प्रयोग ज़्यादा करेगा, चाहे वस्तुएं दोनों की कैसी है, समान है। जबकि इस सिद्धांत में दोनों वस्तुएं समान हैं, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी समान मानी गई है, जबकि टेक्नोलॉजी दोनों देशों में अलग अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
इस सिद्धांत में जो है परिवहन लागतों को शून्य मान लिया गया है, जबकि व्यवहार में परिवहन लागतें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती है, क्योंकि जो परिवहन लागतें होती है वो किस में जुड़ती है, वस्तु की लागत में जुड़ती है, और वस्तु की लागत में जुड़कर वो वस्तु की कीमत को भी प्रभावित करती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो निर्यात कम भी हो सकते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत में ये भी जो है कमी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंतर्गत सिद्धांत की ये मान्यता भी जो है अव्यावहारिक सी लगती है कि उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्णतया गतिशील हैं तथा देश के बाहर उनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि देश के भीतर ही उत्पादन के साधन गतिशील नहीं होते हैं, जबकि एक देश से दूसरे देश में साधन गतिशील हो भी सकते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ों की भी जो है आलोचनाएं की गई है कि देश के अंदर तो गतिशील माने गए हैं और देश के बाहर जो है अगतिशील है। कई बार देश के बाहर भी साधन गतिशील हो सकते हैं अगर उन्हें अच्छा पैकेज मिलता है, अन्य सुविधाएं मिलती है, बहुत सारी अच्छा जो है माहौल मिलता है, तो हमारे देश के साधन दूसरे देश में भी जो है गतिशील हो सकते हैं। इस आधार पर भी जो है इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सिद्धांत में ये भी मान लिया गया है कि उत्पादन के साधन विभाजनशील होते हैं और उत्पादन फलन सरल, समरूप एवं उन्नतोत्तर होता है, परंतु व्यावहारिक जीवन में अगर हम बात करें तो व्यावहारिक जीवन में न तो उत्पादन के साधन पूर्णतया विभाजनशील होते हैं और न ही इस प्रकार के उत्पादन फलन ही देखने को मिलते हैं। कि जरूरी नहीं है कि उत्पादन के साधन पूर्णतया विभाजनशील हो, ऐसे बहुत सारे साधन होते हैं जो कि विभाजनशील नहीं होते हैं। इस आधार पर भी इस सिद्धांत की जो है आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस सिद्धांत की अनेक मान्यताएं तथा साधनों की स्थिर मात्रा, मांग फलन एवं उपभोक्ताओं की इच्छाओं में परिवर्तन का अभाव यानी कि स्थैतिक स्थिति मानी गई है, स्थिर अवस्था मानी गई है। अतः इस सिद्धांत में प्रायोगिकता का अभाव है, जबकि आप जानते हो कि प्रायोगिक विश्लेषण का महत्व हर सिद्धांत में, हर अर्थव्यवस्था में, हर देश में होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है, वो बदलती रहती है। इस प्रकार ये सिद्धांत स्थैतिक स्थिति को व्यक्त करता है, जबकि कोई भी चीज़ होती है वो स्थैतिक ना होकर प्रायोगिक अर्थ विश्लेषण की तरफ अग्रसर होती है। तो अतः इस सिद्धांत में जो है प्रायोगिक तत्व का अभाव है, प्रायोगिक विश्लेषण का अभाव है, इसलिए इस सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको 6 पॉइंट बताए हैं। इन 6 पॉइंटों के आधार पर ये सिद्धांत जो है बहुत सारी अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। दूसरी कमी की बात करते हैं हम, तो दूसरी कमी लिखिए आप, व्यापार का अत्यधिक सरल मॉडल। व्यापार का अत्यधिक सरल मॉडल। इस सिद्धांत की इस रूप में आलोचना की गई है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हेक्स्टर-ओलिन सिद्धांत है, ये 2x2x2 तक ही सीमित है। 2x2x2। इस 2 का मतलब आपको बता दिया मैंने, 2 देश, ठीक है। इस 2 का मतलब होता है आपका 2 वस्तुएं, 2 वस्तु कर दो, और इस 2 का मतलब होता है 2 साधन। कहने का मतलब यह सिद्धांत 2x2x2 के मॉडल पर आधारित है, और जहाँ पर 2 ले लिए गए वो सीमित दायरे के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार व्यवहार में अगर अपन बात करते हैं तो व्यवहार में ये बात ठीक नहीं लगती है, क्योंकि 2 क्या बहुत सारे देश हैं, 2 वस्तुएं क्या अनेक वस्तुएं हैं, और उत्पादन के साधन तो आपको पता ही है 2 से ज़्यादा है। इस प्रकार ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वास्तविक ढांचे की व्याख्या करने में जो है सक्षम नहीं है, इसलिए इस सिद्धांत की इस बात पर भी आलोचना की जाती है कि इन्होंने 2x2x2 का मॉडल लेकर इस सिद्धांत को जो है
काफ़ी सरल बना दिया है, काफ़ी जो है इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सामान्य संतुलन प्रणाली की व्याख्या करने में असमर्थ। ये सिद्धांत सामान्य संतुलन की व्याख्या करने में, सामान्य संतुलन की व्याख्या करने में असमर्थ। इस सिद्धांत की यहाँ पर भी आलोचना की जाती है कि प्रोफेसर हेबर्लर के अनुसार यद्यपि ओलिन का सिद्धांत कम अमूर्त है तथा वास्तविकता के निकट है, ये कहते हैं प्रोफेसर हेबर्लर, फिर भी वह जो है पूर्ण सामान्य संतुलन प्रणाली को विकसित करने में असफल हो गया है और अधिकतम रूप से यह सिद्धांत आंशिक संतुलन की ही व्याख्या करता है, जबकि अर्थव्यवस्था जो होती है वो सामान्य संतुलन से रिलेटेड होती है, आंशिक संतुलन से नहीं। इस प्रकार इस सिद्धांत की यहाँ पर भी या इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इसकी आलोचनाओं के अंतर्गत है, वो है वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित नहीं होती। वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित नहीं होती। वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित नहीं होती। ये बात जो है व्यवहार में लागू होती है, जबकि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो ये कहते हैं कि वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित होती है। प्रोफेसर वीजनहोल्ट्ज ने हेक्स्चर-ओलिन सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना की है। किसने? प्रोफेसर वीजनहोल्ट्ज ने। प्रोफेसर वीजनहोल्ट्ज उन्होंने इस आधार पर यह आलोचना की है कि वस्तुओं की कीमत जो है उत्पादन के साधनों की कीमत से निर्धारित नहीं होती है। वो ये कहते हैं कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो उपभोक्ताओं को प्राप्त उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होती है। कहने का मतलब उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग ज़्यादा कर रहा है, उत्पादक के द्वारा उस साधन की मांग ज़्यादा की जाएगी और उस साधन की मांग ज़्यादा होगी तो वो उस साधन की कीमत भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो वस्तु की कीमत निर्धारित हुई है वो वस्तु की कीमत निर्धारित किससे हुई है? उपभोक्ता की उपयोगिता के आधार पर। तो वस्तुओं की कीमत से साधन की कीमत निर्धारित होती है, ना कि साधनों की कीमत से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। इस प्रकार यहाँ पर इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि उपभोक्ता जिस वस्तु का या जिस वस्तु की मांग ज़्यादा करेगा उस साधन की मांग अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो साधन उस वस्तु से ही बनाया जाता है, साधन के द्वारा ही वस्तु बनाई जा रही है और वस्तु की मांग के आधार पर ही उपभोक्ता जो है उस वस्तु को यूज़ करता है या उस वस्तु का यूज़ करके उसके अनुसार ही वो वस्तु की मांग करता है। इस प्रकार हेबर्लर ने ये कहा है, हेक्स्चर-ओलिन जो सिद्धांत के प्रवर्तक हैं उन्होंने कहा है कि वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित होती है, जबकि ये बात सही सिद्ध नहीं होती है। वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से नहीं, वस्तुओं की कीमतें
निर्धारित होने से ही उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारित होती है और वो डिपेंड करता है किस पर? उपभोक्ता की मांग पर, उपभोक्ता की संतुष्टि पर। जो वस्तु को खरीद रहा होता है उपभोक्ता, उस वस्तु से ही डिसाइड होती है। इस प्रकार यहाँ पर जो है प्रोफेसर विजन हॉल्स ने इसकी आलोचना की है। इन चारों आलोचनाओं के बारे में आप लिखिए। फर्स्ट आलोचना है जो कि अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, व्यापार का अत्यधिक सरल मॉडल है। दूसरी आलोचना है सामान्य संतुलन की व्याख्या करने में असमर्थ है ये सिद्धांत, यानी आंशिक व्याख्या ही करता है। और नेक्स्ट है वस्तुओं की कीमतें उत्पादन के साधनों की कीमतों से निर्धारित नहीं होती है, जबकि वस्तुओं की कीमतें जो है उपभोक्ता की मांग से वस्तुओं की कीमतें और वस्तुओं की कीमतों से उत्पादन के साधनों की कीमतें निर्धारित होती है, ना कि साधनों की कीमतों से वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होगी। इस प्रकार ये आलोचनाएं की जाती है। आज इतनी ही आलोचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए करेंगे। थैंक यू।